कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स से की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से ली गई कविता है आत्मकथ्य, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो में आत्मकथ्य का सार और वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। आत्मकथ्य। आत्मकथ्य क्या होता है? आत्मकथा। किसकी आत्मकथा की यहाँ बात हो रही है? जयशंकर प्रसाद। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने अपने आत्मकथ्य के विषय में बताया। जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी। आत्मकथा क्या होती है कि स्वयं अपने जीवन का सारा सार जो है एक पुस्तक के रूप में लिख देना। ठीक है, एक पुस्तक में सब कुछ लिख देना, तो वही आत्मकथा। तो जयशंकर प्रसाद के मित्र थे, दोस्त थे, रिश्तेदार, सबने कहा जयशंकर प्रसाद जी को कि भाई आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए। सभी कवि लेखक तो सारे के सारे रचनाकार लिखते हैं, तो आप भी अपनी जो है आत्मकथा लिखिए। तो उस आत्मकथा के उत्तर में क्या कहा है, मतलब जो भी सब बोला करते थे उनसे कि आप आत्मकथा लिखिए, उसके उत्तर में जयशंकर प्रसाद ने जो है इस कविता को प्रस्तुत किया है। अब जयशंकर प्रसाद ने बताया है कि क्यों उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी। आत्मकथ्य अर्थात आत्मकथा उन्होंने क्यों नहीं लिखी थी, यही इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने बताया है। तो अब इस आत्मकथा में क्या बताया जाता है? देखो, आत्मकथा लिखने का आपका जो आप अपने जीवन का पूरा सार बता रहे हो, तो आपकी अच्छी बुरी सारी की सारी बातें उस आत्मकथा के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा लेखक वही है जो सत्य को पाठक के सामने रखे। वो अपनी लेखनी में ही लिखेगा ना सारा सत्य। अब जयशंकर प्रसाद जी सोचते हैं कि भाई मेरे जीवन में क्या था, दुख थे। ठीक है, तो किसी को हम खुशी से क्या चीज बता पाते हैं? अपने सुख की बातें हम खुशी से बता पाते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी सोचते हैं कि भाई मेरा जीवन तो दुखों में व्यतीत रहा है, तो मैं अगर अपनी ही किताब के अंदर लिख दूं अपने दुखों को, तो उसमें लोगों को क्या रुचि रह जाएगी? मतलब मेरे दुखों से किसी को क्या मतलब? भाई मेरे जीवन का सार तो दुख ही है। ठीक है, तो मैं इस दुख को बताऊं तो इसमें लोगों को क्या रुचि रह जाएगी? और मेरे दुखों से किसी को क्या मतलब मेरे जीवन में क्या हुआ इससे किसी को क्या मतलब? कोई कितनी देर तक उसमें जो है रुचि रख सकता है? ऐसा जयशंकर प्रसाद सोचते थे। उसके बाद वो बताते हैं कि अगर मैं किसी बात को छुपा लूं, मतलब मेरा जो दुख है, मेरी जो पीड़ा है, या मैंने कुछ गलत कुछ किया हो, तो मैं उस चीज को छुपा लूं। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो क्या होगा कि वो एक अच्छी आत्मकथा तो नहीं कहलाएगी ना, क्योंकि मैंने तो उसमें झूठ को लिख दिया, जो सत्य था ही नहीं वो लिख दिया। तो ये तो एक लेखक और एक कवि, ठीक है, एक रचनाकार जो किसी रचना को लिख रहा है, वो उसके अंदर झूठ को नहीं दे सकता। तो इसलिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे को लिखना है तो मेरे को सत्य ही लिखना है। ठीक है, और सच लिखना है तो फिर भाई उस सच में क्या ही रह गया? मेरे पास तो सच क्या है? सिर्फ मेरा दुख। मैं तो दुखों से भरा जीवन को जिया है, तो इसमें लोगों की क्या रुचि रह जाएगी? आत्मकथा लिखने वाले, ठीक है, अब जो अन्य लोग जो आत्मकथा लिखते हैं उनके विषय में कहते हैं कि आत्मकथा जो भी लिखने वाले होते हैं, वे कहीं ना कहीं अपना मजाक अपनी ही आत्मकथा में बनाते हैं। क्योंकि कई बार हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे सत्य होते हैं, ऐसा हास्य घटना हमारे साथ हो जाती है कि वो हमें दुनिया के सामने रखनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को अपनी आत्मकथा में लिखना है मेरे जीवन का संपूर्ण सार। तो फिर अब इसमें क्या होगा कि इससे क्या होगा कि अगर मैंने मेरा जो सत्य था उसका लोग जो है मजाक बना सकते हैं। ठीक है, और उसका मजाक बनेगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे भी। तो लोगों में होती होगी इतनी हिम्मत कि लोग जो है अपना मजाक बनवा दे, या अपने हास्य व्यंग्य भी जो है वो इसके अंदर लिख दे। तो वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मेरी मर्जी, मेरी आत्मकथा है भाई, मैं नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मेरे को सारे सत्य को लिखना है। और कोई बात जो मेरे लिए सत्य होगी वो लोगों के लिए मजाक भी तो बन सकती है, तो वो मेरा भी तो मजाक उड़ा सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं। तो ऐसे कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद ने उन लोगों पर भी व्यंग्य किया है जो आत्मकथा लिखते हैं और अपना मजाक स्वयं ही उसके अंदर बना लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि भाई मेरी कथा है, ठीक है, जिसे सुनकर किसी को सुख नहीं मिलने वाला, किसी को क्या ही सुख मिलेगा। ठीक है, तो मेरी पीड़ा जो है, मेरी पीड़ा है वो मुझ तक ही रहने दो। मतलब मेरे जीवन में क्या था, दुख था, तो वो दुख मेरे को ही पता है, तो वो मुझ तक ही रहने दो, मुझे दूसरे तक नहीं पहुंचाना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे सामने लोग आ जाते हैं कि भाई तू परेशान क्यों है, बता दे तेरे को क्या परेशानी है। ठीक है, और बांटने से जो दुख कम होता है। कोई ऐसी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं, आप में दुख हो चाहे ना हो, आप उसको कोई ना कोई अपनी दुख भरी कहानी उसको सुना देते हो। ठीक है, वो जितनी देर आपके साथ है उतनी देर वो आपका है, थोड़ी देर बाद वो किसी और का हो जाएगा और कहीं और जाके वो आपका मजाक बना सकता है। तो यही बात जो है जयशंकर प्रसाद को पता है, तो वो इसलिए चाहते हैं कि भाई कोई कभी भी आपका मजाक उड़ाए,
तो मैं नहीं चाहता कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं। और आप ऐसे ही काम कर जाते हो, अपने दुखों को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हो और आप हास्य का पात्र बन जाते हो। तो यही चीजें जो है यहाँ पर इस कविता में कवि ने बताई है कि मैंने क्यों आत्मकथा नहीं लिखी, जिसके वो ये कारण बताते हैं। और अगर इन कारणों को ध्यान में ना रखते हुए अगर आत्मकथा लिख भी दी गई और उसमें कुछ ऐसा पॉइंट था जो समाज स्वीकारे ना, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जयशंकर प्रसाद कहीं ना कहीं मजाक तो बनेगा ही, ठीक है, उनको सब लोग तो नहीं स्वीकार सकते ना। तो जब किसी को कुछ पता ही नहीं है मेरे बारे में तो सबने स्वीकार रखा है। हो सकता है मेरे जीवन का कोई ऐसा पात्र हो, कोई ऐसा अंश हो मेरे जीवन का जो गंदा हो, गलत हो, जिसको सब ना स्वीकार कर पाए, तो वो मुझ तक ही रहने दो। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मेरा कुछ बुरा है, तो वो मेरे तक ही सीमित रहे ना, मेरे को किसी को बताना ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो मैं एक सही पात्र ही बनकर रह जाऊंगा, मेरा कोई मजाक नहीं बना पाएगा। तो यही सादगी से भरा जीवन उन्होंने जिया है। दुखों से भले ही था, दुख भले ही थे उनके जीवन पर, जो सादा जीवन उन्होंने जिया है, ये कविता उसी का जो है गुणगान करती है। क्योंकि कुछ कवि प्रसिद्ध तो हो जाते हैं, अपनी आत्मकथा तो लिख देते हैं, सत्य को लिखने की हिम्मत तो रख लेते हैं, परंतु क्या कहीं ना कहीं वो छोटा सा ही हिस्सा, उनके इतने बड़े काम का एक छोटा सा हिस्सा ही अगर मजाक बन जाता है तो फिर यहाँ जयशंकर प्रसाद वो स्वीकार नहीं है। और केवल नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपनी आत्मकथा लिख देना, उसको छाप देना और लोगों के सामने प्रस्तुत करना, तो एक तरीके से क्या है, आपने अपने जीवन को ही तो बेचा है ना। तो इस तरीके का कार्य जयशंकर प्रसाद नहीं करना चाहते थे। यही उन्होंने आत्मकथा में बताया कि मेरा कारण क्या है कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, उसका ये सारा का सारा कारण उन्होंने इस कविता के रूप में दिया है। वाचन सेठ व्याख्यान करते हैं कविता का। मधुप गुन गुना कर कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप का अर्थ होता है भंवरा। तो यहाँ पे मन रूपी भंवरे की बात करी है, जो कवि का मन है। तो कवि ने अपने मन को भंवरा बताया है कि भंवरा गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, ठीक है। तो गुनगुनाकर, भंवरा गुनगुनाता है, तो यहाँ पे कवि अपनी बात करते हैं कि मेरे मन की ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं सबके, मतलब ऐसा कौन सा मेरे जीवन का ऐसी कौन सी कहानी है, कौन सा हिस्सा है जो मैं स्वयं ही जो है लोगों को बताऊं, दूसरों को कहूं। अर्थात भंवरा जैसे गुनगुनाकर अपनी कहानी कह रहा है, वैसे ही मैं भी कह रहा हूं कि मेरा मन रूपी भंवरा, अर्थात मेरे जीवन की ऐसी कौन सी कहानी है जिसको मैं जो है दूसरों के सामने रखूं। मुझे नहीं पता ऐसी कौन सी कहानी है, मतलब मेरे जीवन की ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं सबके सामने रखूं। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि जो कवि का जीवन था वो दुखों से भरा था, उनके जीवन में क्या था, केवल दुख था। तो इसलिए वो सोचते हैं कि ऐसी कौन सी कहानी है जो लोगों के सामने रखने के योग्य हो सके। तो ऐसी कौन सी कहानी में जो है गाऊं, गुनगुनाना अर्थात कहानी को कहना, ठीक है। तो मैं ऐसी कौन सी कहानी कहूं दुनिया के आगे अपनी, जो दुनिया को बताने लायक हो, दूसरों को बताने लायक हो। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां। अब ये जो पत्तियां हैं यहाँ पर पेड़ की पत्तियां हैं, ठीक है। एक पेड़ होता है, एक पेड़ एक तरफ तो हरा भरा होगा, ठीक है, और फिर इसी पेड़ पे से जब पत्तियां गिर जाती हैं तो क्या होगा, पेड़ मुरझा जाएगा। तो मुरझाया हुआ पेड़ क्या होगा, उदासी का प्रतीक हो गया, ठीक है, दुख का प्रतीक हो गया। मुरझाया हुआ, जिस पेड़ की पत्तियां नहीं होगी तो वो तो उदासी होगा। तो ऐसे ही कवि भी बताते हैं कि पेड़ रूपी जीवन, पेड़ मुरझाकर गिर गई जो पत्तियां ना, पत्तियां किसकी होती है, पेड़ की होती है। तो लेखक ने अपने जीवन को पेड़ के समान बताया है, और पेड़ पर जब तक पत्तियां हैं तब तक तो सही है, और जैसे ही पत्तियां झड़ गई वैसे ही, जैसे पेड़ उदास वैसे ही जीवन भी उदास। तो कवि भी यही बताते कि भाई मेरे जीवन की तो सारी की सारी पत्तियां जो है वो गिर चुकी हैं, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो जो गिरी हुई पत्तियां हैं, जो मुरझा पेड़ पे जो तब तक टंगी हुई थी तब तक वो ताजी थी, नीचे वो गिरती कब है, जब वो पीली पड़ जाती, तो पत्ते पीले पड़ के गिर जाते ना। तो ऐसे ही उनके जीवन रूपी पेड़ की जो पत्तियां थी वो सारी की सारी नीचे गिर चुकी है, मुरझाकर, ठीक है, मुरझाकर सारी की सारी पत्तियां जो है नीचे गिर चुकी है, और जो गिरी हुई है वो कितनी घनी है, अर्थात बहुत सारी हैं। जो पत्तियां गिरी हुई हैं वो बहुत सारी हैं। तो इसका मतलब उनका जो पूरा का पूरा जीवन था वो दुखों से भरा था, ठीक है। तो दुख बहुत ज्यादा थे, खुशियां थी ही नहीं, तो दुख बहुत ज्यादा थे। तो ऐसे ही वो बताते कि ऐसी कौन सी कहानी मैं तुम्हारे सामने रख दूं, क्योंकि मेरे जीवन में तो सारे ही दुख थे।
एक मुरझाए हुए पेड़ की पत्तियों के समान, क्योंकि जब पेड़ पे से जब पत्तियां झड़ती है ना तो पेड़ बिल्कुल ही नग्न हो जाता है, उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती है, तो उसके पास केवल क्या रह जाता है, उदासी रह जाती है, दुख रह जाता है, क्योंकि हरा भरा पेड़ ही तो खुश होगा ना। तो यहाँ पे ऐसे ही कवि का जीवन भी उदासियों से भरा है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन की सारी पत्तियां जो है वो झड़ चुकी है, उसका जीवन दुखों से भरा है। अब यही दुख उनकी आत्मकथा ना लिखने का कारण बना। ठीक है, वो आत्मकथा लिख रहे थे ना, उसी के उत्तर में वो सबको बता रहे हैं कि भाई मैंने जो है क्यों आत्मकथा नहीं लिखी थी, तो वो यही कारण उनका बनाया गया है, बताया गया है यहाँ पर कि भाई मेरे जीवन में जो है दुख ही दुख व्यतीत थे, इसलिए मेरे को आत्मकथा लिखनी ही नहीं थी, क्योंकि ये बातें क्या किसी को बतानी। अगली पंक्तियां, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। अर्थात इन दो पंक्तियों में कवि क्या बताते हैं कि नीले आकाश, अनंत नीले आकाश के नीचे जो है बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी है। मतलब बहुत सारे लोगों ने इस आकाश के नीचे बहुत सारी अपनी आत्मकथाओं को लिखा है। अर्थात अर्थ सिर्फ इतना निकलता है कि भाई काफी सारे लोगों ने अपनी आत्मकथाओं को लिखा है, परंतु वो आत्मकथा लिखने के बाद उन्होंने क्या किया है, उससे अपने ऊपर ही उन्होंने अपना मजाक बनवा लिया। अपनी आत्मकथा में अगर तुम अपनी कमजोरियां अगर लिख रहे हो तो लोग क्या है, लोगों का क्या है कि भाई आज थोड़ी देर के लिए आपके हैं, कुछ दिन आपके रहेंगे, कुछ दिन के बाद जब आपसे आपका उसका नाता टूट जाता है तो वो आपका नहीं रहता और बाद में वो आपका मजाक भी बना सकता है। ठीक है, तो यही चीज जो है जयशंकर प्रसाद नहीं चाहते थे, जिस कारण उन्होंने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। देखते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा। अनंत नीलिमा अर्थात अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, नीलिमा का अर्थ होगा नीला आसमान। ठीक है, नीलिमा अर्थात नीला आसमान। तो इस नीले आसमान में असंख्य, मतलब इतने सारी आत्मकथा लिखी जा सकती है जिसको गिना ना जा सके, असंख्य जिसको गिना ना जा सके। जीवन इतिहास का अर्थ यहाँ पर है आत्मकथा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने, असंख्य लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है इस नीले आसमान के नीचे। यह लोग करते ही रहते हैं, यह लोग अर्थात यहाँ लोग करते ही रहते हैं अपना, मतलब जिन लोगों ने आत्मकथा लिखी है वे लोग क्या करते हैं, अपना व्यंग्य क्या होता है, किसी पर कमेंट करना, तो वो क्या है, अपने ऊपर ही व्यंग्य उन्होंने किया है, अपने ऊपर ही टोंट उन्होंने मारी है। मलिन का अर्थ होता है मैला, उपहास का अर्थ क्या होता है, मजाक। तो लोगों ने क्या किया है, अपने ही मैल को, अपने ही व्यंग्य रूपी मैल को सामने रखा है और उसका मजाक उड़वाया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा में अपनी जो कमजोरियां लिखी है ना, उससे क्या हुआ है, उसका मतलब क्या, मेरी जो कमियां हैं वो मेरा मैल ही तो है, तो वही व्यंग्य रूपी मैल जो है वो लोगों के सामने रखा है और उसका उपहास अपने आप ही बनवा लिया है बहुत सारे असंख्य लोगों ने। तब भी कहते तो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अर्थात इन दो पंक्तियों में कवि बताते हैं कि देखो, ऊपर जिन लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी उनका मजाक बना। ठीक है, उनका मजाक बनाया जाता है क्योंकि वो खुद लिख रहे हैं उसके अंदर। तो परंतु अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी कमजोरियों को जो है लिखूं, अपनी आत्मकथा में अपने दुखों का वर्णन करूं, तो क्या मेरे दुखों को जानकर मेरे इतने बड़े जीवन में जितने भी मेरे पास दुख रहे, उन दुखों को जानकर क्या तुमको सुख मिलेगा? ठीक है, तो तुम्हें तो कोई सुख नहीं मिलने वाला ना, मतलब दुख को जानकर आपको दुखी तो होगा, सुख तो प्राप्त होने से रहा, तो क्या तुम सुख पाओगे उसको पाकर जो मैं अपनी कमजोरियां लिखूं? जैसे लोग मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे मेरा भी एक तो मजाक उड़ेगा, दूसरा अगर तुम मेरी कमजोरियां हैं, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसी बात तो है नहीं जो बताई जा सके, जिसकी प्रशंसा की जा सके, दुख ही दुख है, तो क्या मेरे दुख को जानकर तुम सुख पाओगे? ऐसा इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं। तब भी कहते हैं कह डालूं दुर्बलता का अर्थात अपनी कमजोरी। तो अपनी कमजोरी या मेरी जो कमजोर बातें थी, जो दुखद बातें थी, क्या वो अपनी बीती, जो मुझ पर बीता गया है, जो मेरे को जो जिन चीजों से जो है मुझे दुख मिला है, क्या वो बातें मैं तुम्हें कहूं? ठीक है, अगर तब भी तुम कहते हो, मतलब ये जानकर कि मेरा मजाक बनेगा, ये जानकर कि मेरे जीवन में दुखी दुख था, ये जानकर अगर तुम फिर भी चाहते हो कि मैं कह डालूं अपनी कमजोरी, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम सुनकर सुख पाओगे? क्या तुम्हें सुख मिलेगा? मेरी उस दुख भरी दास्तान को सुनकर क्या तुम्हें सुख मिलेगा?
क्योंकि मैं तो दुखी था अपने जीवन में, मेरे पास सुख तो था ही नहीं। जो मैं अपनी बात, अपनी वाहवाही करवाऊं, तुमसे अपनी प्रशंसा करवाऊं, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो क्या मेरी कमजोरियों को जानकर तुम्हें सुख मिलेगा? देखोगे यह है गागर रीति। गागर घड़ा होता है, और रीति, रीति का अर्थ खाली। तो जीवन रूपी जो इनका घड़ा है, ठीक है, जीवन रूपी घड़ा, तो कवि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मेरा जीवन रूपी घड़ा जो है वो खाली है, क्या ये जानकर तुम सुख पाओगे? यह गागर रीति, यह गागर रीति, क्या खाली घड़ा, मेरे जीवन में कुछ प्रशंसनीय तो था ही नहीं, ठीक है, कोई प्रशंसा की कोई बात नहीं थी, तो क्या तुम मेरे दुखों को जानकर, मेरे जीवन के खाली घड़े को देखकर क्या तुम सुख पाओगे? ऐसा कवि कहते हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह है गागर रीति, क्या तुम देख पाओगे मेरे जीवन रूपी खाली घड़े को? ठीक है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था जो बताया जा सके, इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ऐसा कहते हैं। किंतु कहीं ऐसे ना कहो कि तुम ही खाली करके करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि ने अपने जीवन रूपी घड़े की बात की है, तो उसी को यहाँ पे खालीपन से बताया है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि अगर मान लो मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी, उस आत्मकथा में कहीं ना कहीं तुम्हारा भी तुम्हारी भी कोई घटना आ सकती है, तुम्हारी भी कोई बात आ सकती है, और तुम ये ना समझने लगो कि तुम्हारे कारण ही मेरा जीवन में जो है रस नहीं रहा, मेरा जीवन रूपी जो घड़ा था वो खाली हो गया, या मुझे तुम्हारे कारण ही दुख मिला। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में जो दुख थे उसका कारण तुम स्वयं को मान बैठो। पाठक के लिए कह रहे हैं, मतलब नाते रिश्तेदार जो सब उनको बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई बात तो होगी कि जिससे आपकी किसी बात से जो है जयशंकर प्रसाद को तकलीफ हुई है। तो जयशंकर प्रसाद अपने उन्हीं आसपास के लोगों के बारे में बताते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे तो जानना चाहते हो कि मैं आत्मकथा लिखूं, और मैंने आत्मकथा लिख दी और उसमें तुम्हारा जिक्र आ गया और मैंने तुम्हारे को इस तरीके से वहां पे प्रस्तुत कर दिया, तो तुम यही कहने लगो कि मेरे जीवन में जो दुख था उसका कारण तुम थे, और तुम अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अर्थात तुम ये समझो कि भाई मेरा रस ले, तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो ना, तो मेरे दुख को जानकर अपनी भरने वाले, अर्थात मेरे दुख को जानकर कहीं तुम ये समझने लगोगे कि भाई मेरा जीवन तो दुखों से ही भरा था और जीवन में तो तुम्हारे ही केवल रस था। मतलब एक दो बातें यहाँ पे उन्होंने बताई। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई पहली पंक्ति में, किंतु ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अर्थात मैं अपने जीवन की कोई बात रखूं और तुम्हें ये पता चल जाए कि भाई इसमें जो मुझे इस कारण से जो दुख मिला है उस दुख का कारण तुम ही हो, अर्थात मेरे घड़े को खाली करने वाले तुम ही हो। ठीक है, अगली पंक्ति में वो बताते हैं कि और इस बात से कहीं तुम खुद को भी समझोगे, दूसरा क्या, और मेरा रस ले अपने भरने वाले, अर्थात तुम मेरे दुख का रस प्राप्त करोगे क्या, मेरे दुख से तुम्हें क्या ही रस प्राप्त होगा, और तुम ये समझोगे कि भाई मेरे जीवन में तो कोई रस था ही नहीं, रस तो तुम्हारे जीवन में था। तो ये भी क्या बात हुई? ठीक है, दोनों ही बातें हुई, मतलब इन दोनों बातों में कोई तुक नहीं बनता कि भाई मेरे दुख को जान लोगे तुम और दूसरे को तुम्हारे कारण मेरे को दुख मिला, तो ये बात तो कोई नहीं जानना चाहता ना। कोई अगर कह दे कि भाई तेरी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। तो यही जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मैंने अगर अपनी आत्मकथा में लिख लिया ऐसा, तो आपको भी तो तकलीफ ही होगी ना, और तुम ये समझने लगो कि भाई मेरा जीवन तो बिल्कुल ही दुखों में था और तुम्हारे ही जीवन में केवल रस था। तो ये बात भी सुनकर तुम्हें कुछ ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगने लगेगा, अर्थात तुम्हें कुछ सुख प्राप्त नहीं होगा। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। विडंबना का अर्थ होता है दुविधा। यह अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अर्थात मैं इस विडंबना में हूं। ठीक है, वही विडंबना कि भाई मैं आत्मकथा लिखूं ना लिखूं, मैं मेरे दुखों को दूसरों के आगे प्रस्तुत करूं ना करूं, तो वो उसी बात की बात करें कि भाई यहाँ मैं तो एक विडंबना में हूं और अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, और ए लोगों, मतलब लोगों की बात करें कि ए सरल लोगों, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं? तो मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि या तो मैं अपने दुखों को रखूंगा और मेरी हंसी उड़ेगी और मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं, तो ऐसा व्यक्तित्व भी मेरा नहीं है, मैं तुम्हारी हंसी भी नहीं उड़ाना चाहता। ठीक है, फिर बताते हैं भूले अपनी या प्रवंचना। भूले अपनी मतलब मेरी जो गलतियां हैं, मेरे जीवन की जो गलतियां हैं वो, और प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा। जीवन में सभी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से धोखा तो खाया होगा, तो जयशंकर प्रसाद ने भी बहुत लोगों से धोखा खाया। तो वो कहते हैं कि भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, तो मैं अपने
औरों मतलब दूसरों को। आत्मकथा लिखोगे तब तो भाई पूरे संसार को पता चलेगा ना कि आपकी क्या गलतियां थी, आपने किस किस से कहाँ कहाँ धोखा खाया। तो ये सारी की सारी चीजें दूसरों को दिखाना वो नहीं चाहते, इसलिए वो कहते कि भाई मेरे को आत्मकथा नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ विडंबना में पड़ा हूँ, मैं क्या तुम्हारी हंसी उड़ाऊंगा? तो मेरा ये स्वभाव नहीं, मैं तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाना चाहता। ठीक है, भूले अपनी अपनी गलतियों को और अपने धोखों को क्या मैं दूसरों के सामने प्रस्तुत करूं, मैं दूसरों को दिखाऊं? तो भाई ये तो मेरी कमजोरी है, मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता ये सारी चीजें। तो इसलिए यहाँ पे धोखे वाली बात, धोखा सबने खाया होता है। ठीक है, अब किसी बेचारे को किसी भी व्यक्ति को देखो कि भाई मेरे साथ तो धोखा हो गया, तो दूसरा क्या करेगा? आपका मजाक ही बनाएगा ना, हर बात घूम फिर के मजाक पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन चाहता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएं? आप ये चाहते हो कि लोग आपकी भावनाओं की कदर करें, लोग आपकी भावनाओं को समझे, आप खुश हो, आप दुखी हो, आप रो रहे हो, तो वहां पे आपको सांत्वना दे, ना कि आपकी सांत्वना आज आपको सांत्वना देके बाद में जाके वो आपका मजाक उड़ाए। तो ये सब चीजें आत्मकथा के अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कवि नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई मेरी गलतियां हैं, मैं दुविधा में हूँ और मैं तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, और अपने दुखों को व्यक्त करके, अपने धोखे को व्यक्त करके कि मेरे साथ लोगों ने, कितने सारे लोगों ने क्या क्या धोखा दिया, मेरे यही सारे नाते रिश्तेदार जो आज मेरे को कह रहे हैं, मेरे दोस्त कहने की मैं आत्मकथा लिखूं, उसके अंदर मैंने उन सब के बारे में अगर लिख दिया तो क्या होगा? उनके साथ आपकी बनेगी थोड़ी, फिर तो खत्म ही हो गया, सारा रिश्ता ही खत्म हो गया, क्योंकि आपने उनके धोखे के बारे में लिख दिया। और कौन चाहता है कि कोई आपको मान लिया आपकी गलती है, पर अगर आपको उसने कह दिया कि आपकी गलती है तो आप नहीं मानोगे, आपको उसके प्रति क्या हो जाएगा? द्वेष भाव हो जाएगा, आप नहीं उसको स्वीकार कर पाओगे। तो ये सारी की सारी चीजें सोच समझकर सरलता से यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने कह दिया कि भाई मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं बताना, इसलिए मैंने आत्मकथा लिखनी ही नहीं है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्जवल, उज्जवल का अर्थ है सुख से भरे पल। गाथा, गाना या मतलब कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा लिखते हैं हम कथा। कैसे गाऊं? तो कवि बताते हैं कि मेरे जीवन के जो सुख भरे पल थे उसकी कथा, उसका गान मैं कैसे गाऊं, मैं कैसे उसकी गाथा गाऊं? मधुर चांदनी रातों की, उन मधुर चांदनी रातों की, अर्थात मेरे मेरे जीवन में कुछ ही तो सुखद पल थे, मेरे जीवन के कुछ ही तो सुखद पल थे, उन पदों का उन पलों का गान मैं कैसे सबको बता दूं? मैं, मेरे सुख से भरे जो पल थे मेरे जीवन के, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का सहारा है। तो मैं उन सारी की सारी बातों को, उन मधुर चांदनी रातों को मैं कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करूं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, और खिलखिलाकर मतलब उन सुखद पलों में मैं खिलखिलाकर हंसा हूं, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आसार है कि मैं उन सुखद पलों में जो है खूब खिलखिलाकर हंसा हूं। उन बातों को मैं कैसे जो है आत्मकथा के अंदर लिख दूं, मैं कैसे उस पूरी की पूरी दुनिया के सामने लाके रख दूं? क्योंकि भाई मैंने दुख तो बहुत देखे, वो थोड़ा सा हिस्सा मैंने दुखों के अंदर, कहीं थोड़े से हिस्से में अगर मैंने कहीं सुख देख लिया, तो उस सुख को मैं कैसे, जरा से उस सुख को मैं कैसे जो है लोगों के सामने रख दूं? क्योंकि वो पल जो था वो क्या था? वो मेरे जीवन का सबसे भरपूर, सबसे अच्छा पल था। तो उन पलों को मैं कैसे दुनिया के साथ, मतलब सीधी सी बात ये है, ना मैं तुमको बुरा बताना चाहता, ना मैं तुमको अच्छा बताना चाहता, मैं तुम्हें कुछ बताने नहीं चाहता। सीधी सी बात यहाँ पे यही आ गई आत्मकथा ना लिखने की, मुझे नहीं बताना। क्योंकि अभी ऊपर कवि क्या बता रहे थे कि भाई मैंने तो दुखों से भरा जीवन देखा है। ठीक है, पेड़ की बात की उन्होंने कि भाई पेड़ के पत्ते मुरझा गए, तो वो वहां पे भी दुख का प्रतीक हो गया। खाली घड़े की बात की तो वहां पे भी दुख का प्रतीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सुख भरे पल आए तो वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन के, मतलब पूरा जीवन तो मेरा दुखों से भरा था, तो मैं वो कैसे बता दूं लोगों को? अब वो कहते हैं कि थोड़े ही पल मैंने खुशी के देखे, हंस के खिलखिलाए हूं, तो मैं वो बात भी कैसे बता दूं? तो बात तो यही आ गई ना कि वो कुछ बताने ही नहीं चाहते, क्योंकि वो लिखना ही नहीं चाहते आत्मकथा, वो कुछ बताने नहीं चाहते कि मेरे जीवन क्या था, मैं कैसे रहा, उनको कुछ नहीं बताना। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। यहाँ पर कवि जो है अपने जीवन की बात करते हैं कि भाई कभी ना कभी तो देखो, सपना हम सब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस सपने को ध्यान में रखेंगे कि कवि ने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में सपने देखे थे। ठीक है, और सपने क्या हुए, जैसे कि आपने सपना देखा, ठीक है, एक होता है ना कि निवाला मुंह तक आते आते जो है रह गया, तो वही बात यहाँ पे कवि बताते हैं कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सारी चीजें हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं बस उसको प्राप्त कर ही लेता, परंतु क्या हुआ, वो चीज मेरे में से दूर होती गई, चाहे नाम हो, फेम हो, वो कुछ भी हो। ठीक है, तो वो यही बताते हैं। तो यहाँ पे शब्दार्थ देखते हैं कि आलिंगन, आलिंगन, आलिंगन का अर्थ होता है वैसे तो गले लगना होता है, ठीक है, बाहों में लेना। और मुस्काया का अर्थ होता है मुस्कुराकर।
मुस्कुरा कर। आलिंगन का अर्थ बाहों में, तो बाहों में ले लेना मतलब किसी को प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो लेखक वही बताते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मतलब ऐसा सुख कहाँ ही मिला जिसका जिसका जो है मैंने क्या देखा, मैंने सपने में देखा कि भाई मुझे जो है सुख मिल गया, और ऐसा स्वप्न देखकर मैं जागा हूँ बहुत बार। मतलब जागने का अर्थ क्या हुआ कि आपका सपना टूट गया। तो ऐसे ही स्वप्न तो बहुत देखे, पूरे होते होते से मेरे सारे के सारे स्वप्न टूट गए, ठीक है। बाहों में आते आते क्या हुआ, मुस्कुराया कर जो भाग गया। अर्थात वो जो मेरा सपना था वो क्या आया, वो बिल्कुल मेरी बाहों में आ ही जाता, परंतु वो मुस्कुराकर मेरे पास से भाग गया। जागने का अर्थ भी दूर होना हो गया और भाग जाने का अर्थ भी दूर हो गया, ठीक है। मतलब वो चीज उनसे दूर होती रही। फिर वो आगे अपनी प्रेम सुखद पलों के बारे में बताते हैं कि जिसके करुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब यहाँ पर कवि बताते हैं जिसके अरुण कपोलों, अरुण कपोलों, अरुण का अर्थ होता है लाल, लाल रंग से लिया गया है। कपोलो, कपोलो यहाँ पर है गाल, की मतवाली सुंदर छाया में, ठीक है। अर्थात किसी स्त्री की यहाँ पे कवि ने बात करी कि किसी के लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में, मतलब कोई थी स्त्री, ठीक है, कोई इनकी पत्नी कह लो, या कोई भी जो स्त्री थी उसके लाल गालों से, ठीक है, मतवाली सुंदर छाया में। मतलब कवि को उस स्त्री का, मतलब एक तरफ से क्या है कि यहाँ पे कवि की वो प्रसन्नता है उस स्त्री को लेकर, मतलब उनको जो है इससे सुख प्राप्त होता था, उनको इसके साथ अच्छा लगता था, ठीक है। अनुरागिनी उषा लेती थी, अनुरागिनी, अनुरागिनी का अर्थ प्रेम से भरी। उषा सुबह होती है, लेती थी निज सुहाग मधुमाया। मतवाली, मस्ती भरी। तो यहाँ पे कवि ने जो है एक स्त्री की बात करी है कि एक स्त्री थी जिसके लाल गाल थे, ठीक है, और उसकी मधुर सुंदर छाया के अंदर क्या होता था, कवि को बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। और वही उसी के साथ जो है प्रेम भरी सुबह, सुबह लेती थी निज सुहाग मधुमाया। सुहाग, सुहाग का अर्थ होता है सुगंध, मधुमाया अर्थात मधुर, जहां पर आपको आनंद की प्राप्ति हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही इन दोनों पंक्तियों में केवल कवि ने बताया है कि भाई मेरे भी स्वप्न में कोई था जो क्या था, जिस लड़की के क्या थे, लाल गाल थे और मस्ती भरी उसकी सुंदर छाया थी, मतलब वो मस्ती भरी सी थी, ठीक है, जिसको देखकर कवि भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाया करते थे। अब सुबह की प्रेम भरी सुबह, मतलब सुबह सुबह होते हैं ना कि सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है, सुबह सुबह आप देखो उठो तो आपको बहुत अच्छा एहसास होता है, तो वो प्रेम भरी सुबह सी उस समय कवि ने इस तरीके का कोई स्वप्न देखा। उस स्वप्न के अंदर क्या था, उनकी अपनी मतलब उस प्रियसनी, मतलब जिस स्त्री की यहाँ पे बात करी उसकी सुगंध और मधुर माया में, मतलब कवि खो जाया करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्हीं केवल इन पंक्तियों में जहाँ केवल ने उस स्त्री की बात करी है, तो वहां पे कवि बताते कि भाई मेरे जीवन के ये दो ही तो पल थे, ठीक है, मेरे जीवन के दो ही तो पल थे जिसमें मेरे को सुख प्राप्त हुआ, और इन्हीं सुखों की बात जो है मैं इसके बारे में कैसे अपनी आत्मकथा में बता सकता हूँ। तो ये सारी बातें भी मैं नहीं लिख सकता। देखो हर पंक्ति को जोड़कर आपको नहीं से जोड़ना है कि उनको नहीं लिखनी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया ना कि उनको आत्मकथा नहीं लिखनी, और उस आत्मकथा को ना लिखने के ये सारे कारण है। तो जब भी आप इसकी व्याख्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हो, हर पंक्ति के साथ ना शब्द को ले आए, तो इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है, थके पाथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखियो क्यों मेरी कंथा की। उसकी स्मृति, स्मृति क्या होती है, याद, ठीक है। पाथ्य बनी, पाथ्य का अर्थ क्या होता है, जो रास्ते में आप जाते हो ना कभी, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते में हम जो रास्ते के लिए जो कोई नाश्ता या खाना लेके जाते हैं ना, उसको हम पाथ्य कहते हैं, ठीक है। रास्ते के लिए जो हम खाना वगैरह लेके जाते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा, तो उसको यहाँ पर पाथिक कहा जाए। बनी, थके पाथिक की पंथा। पाथिक कौन है, राहगीर या यात्री। पंथा का अर्थ होता है रास्ता। तो रास्ते में वो ये क्या है, ये पाथ्य क्या है, ये मेरे लिए बहुत थोड़ी सी खुशी, थोड़ी देर की खुशी, ठीक है,
बहुत थोड़ी सी खुशी है। क्यों है ये थोड़ी सी खुशी? क्योंकि रास्ते में मेरे को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी भूख लगेगी ना, तो उस भूख में ये खाना मेरे को प्रसन्न कर देगा, अर्थात ये मेरा पेट भर देगा। ठीक है, तो यही जो याद है कवि की, वो याद है उस स्त्री की, उस प्रियसनी की याद जो है वो क्या है, वो पाथ्य का काम करती है। तो जीवन रूपी रास्ते में राहगीर यहाँ पर कौन है? कवि है। ठीक है, यहाँ पे राहगीर कवि है। तो कवि कहते हैं मेरे जीवन रूपी रास्ते में यहाँ जो जीवन रूपी रास्ते में यहाँ जो मेरा राहगीर, यहाँ पर खुद कवि स्वयं है, और उसकी जो यादें हैं वही मेरे लिए पाथ्य का काम करती है। वही मुझे क्या है, मेरे पास वही यादें हैं, मेरे पास वही सहारा है जिनके सहारे मैं जी रहा हूँ। और इन सारी यादों को मैं सबके सामने प्रस्तुत नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पास, अगर आपके पास 100% आपका जीवन है, उस जीवन में जो है 99% आपके दुख हैं, तो जो 1% आपके पास बचा है वो ये सुख है, वो ये स्मृति है। और इस स्मृति को कवि किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, किसी को नहीं बताना चाहता, तो इसलिए वो बताते हैं कि भाई मेरी जो ये स्मृति है, तो कवि यहाँ पर बताते हैं कि ये जो मेरी स्मृति है, ठीक है, जो मेरी याद है उस स्त्री के प्रति, वो मेरे लिए पाथ्य का काम करती है। मतलब बहुत थोड़ी सी खुशी यात्रा के अंदर, वो जो खाना है ना, खाना वो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी दे देता है, तो मेरे लिए वो पल भर की खुशी है, जो कभी कभी मेरी स्मृति है जो मेरे को खुशी दे जाती है। मतलब मेरा जीवन तो बहुत बड़ा निराशा से भरा था ना, दुखों से भरा था, मेरे जीवन की ये जो यादें हैं यही खुशी है बस। और यही मेरे लिए क्या काम करती है, मेरे जीवन रूपी रास्ते में मेरे लिए यही खुशी का काम करती है, जो कौन है, पाथ्य के समान वही मेरी याद है। मतलब पल भर की खुशी, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा खाना था ना वो, तो थोड़ा सा ही आपका पेट भरेगा, उसमें पूरा पेट तो आपको भरना ही नहीं था। पूरा पेट तो आप मंजिल पे पहुंचकर भी भर सकते हो। तो रास्ते में हल्की फुल्की सी भूख के लिए जो आप खाना लेकर आए हो वही पाथ्य है, वही आपकी हल्की सी खुशी, और वही हल्की सी खुशी लेखक के लिए उस स्त्री की याद है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। सीवन का अर्थ होता है सिली हुई या सिला हुआ। आप यहाँ पे को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा, अर्थात मन रूपी रजाई। ठीक है, मेरा मन जो है वो सिला हुआ है, मतलब मेरे मन के अंदर जो भी चीज़ है ना, ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं ये कवि का मन है, तो कवि के मन ने ना अपने आप को सील रखा है, कहीं से कोई रास्ता नहीं है कि मन की बात जो है कहीं निकल जाए, क्योंकि कवि ने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई, कवि ने अपनी स्मृति के बारे में किसी को नहीं बताया। तो कवि कहते हैं कि क्या मेरे मन रूपी रजाई को तुम उधेड़ कर देखोगे कि मेरे मन के अंदर क्या है। मैं तो बताना नहीं चाहता, अब तुम जबरदस्ती कर रहे हो कि मैं आत्मकथा लिखूं, तो मैं तो अपने मन की कोई सी भी बात तुम्हें नहीं बताना चाहता भाई। तो मेरे मन की जो बात है वो क्या तुम मेरे मन रूपी रजाई को उधेड़ कर देखोगे। सीवन का अर्थ, सीवन जो मेरा मन जो है जो सिला हुआ है, ठीक है, मन की बात की है ना, मन रूपी रजाई, तो मेरी जो सिलाई है, जीवन रूपी जो मेरी रजाई है वो सिली हुई है। क्या तुम मेरे मन रूपी रजाई को उधेड़ कर देखोगे कि मेरे मन के अंदर क्या है। मैं तो तुम्हें नहीं बताना चाहता कि मेरे मन के अंदर कौन था, कौन सी मेरी सुखद भरी स्मृतियां रही हैं, तो मेरे को वो चीजें तुम्हें नहीं बतानी। ठीक है, तो यही बात है कि क्या तुम उधेड़ कर देखोगे। कोई है ना कि आपके मन को कुरेदता रहता है, तो वही यहाँ पे कवि ने उसका जवाब दिया है कि भाई मेरे मन को क्या, जैसे हनुमान ने क्या किया था ना, अपना सीना चीर कर दिखाया था कि देखो मेरे मन के अंदर कौन है, कौन बसे हुए थे वहां पे, राम और सीता। ठीक है, तो चीर कर उन्होंने अपनी छाती को चीर कर उन्होंने क्या दिखाया, राम सीता के दर्शन दे दिए कि भाई देखो मेरे दिल के अंदर तो केवल वही है। तो यहाँ पे यही चीज कवि बताते हैं कि क्या तुम मेरे मन को भी चीर कर देखोगे, क्या रजाई को उधेड़ कर देखोगे, मेरी मन रूपी रजाई को, कि उसके अंदर कौन बसा हुआ है। तो मैं तो तुम्हें नहीं दिखाना चाहता कि कौन है, क्योंकि वो मेरी सीक्रेट बात है, मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करना चाहता। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं मैं, मतलब मेरे छोटा सा जीवन और बड़ी बड़ी कथाएं हैं। होता ही है भाई, हमारा जीवन बहुत छोटा होता है, पता ही नहीं चलता जीवन कहाँ चला जाता है। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारा जीवन बहुत बड़ा है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, इतना सारा समय व्यतीत हो गया। ठीक है, और कई बार क्या लगता है कि इतना बड़ा जीवन जो है वो एकदम से छोटा सा हो जाता है। तो कभी बताते हैं कि मेरे छोटे से जीवन में इतनी बड़ी गाथाएं हैं, तो मैं कौन सी कैसी गाथाएं आज कहूँ, मैं कैसे कह दूँ उस गाथाओं को, मतलब उन बड़ी बड़ी कथाओं को मैं कैसे लिख दूँ। मतलब सच में बहुत कठिन कार्य है। आपको कहा जाता है कि बच्चे आप एक दिन बैठो और अपनी डायरी लिखो, आपका अपना दोस्त खुद बनो, डायरी लिखने के अपने महत्व होते हैं, तो वो चीज़ लिखो। पर जब आप लिखने बैठते तो क्या होता है, हमें अपनी कमियां भी अच्छी लगती है, अच्छे से पता होती है, और आप में जो खूबियां होती है आपको वो भी अच्छे से पता होती है। जब आप कमियां लिखने बैठते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं खुद ही गुमसुमा जाते हो, खुद ही आप इमोशनल हो जाते हो। ठीक है, और उससे क्या होगा कि आपकी लिखने की हिम्मत नहीं बन पाती, और अपनी कमजोरियां लिखने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो भी सबके अंदर नहीं होती। तो ऐसा ही कवि बताते हैं कि भाई मेरी बड़ी सी कथाएं हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हैं, वो मैं कैसे लिख डालूं, कैसे कह डालूं मैं आज। ठीक है,
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अर्थात औरों की सुनते हैं ना, जब जब एक्चुअली में आप किसी की बात जब सुनते हो तो आप क्या होते हो, आप मौन होते हो, आप चुप रहते हो। तो कभी यहाँ पे प्रश्न ही करें, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, तो कभी यहाँ पे प्रश्न ही करते हैं कि क्या यही अच्छा नहीं है कि मैं औरों की मौन रहकर सुनता रहूं, औरों की सुनता रहूं। अर्थात औरों की सुनने से क्या मतलब है, औरों की आत्मकथा सुनता रहूं, औरों की आत्मकथा पढ़ता रहूं, औरों के दुख, औरों के जो दुख है, मतलब दूसरों के जो दुख हो गए, दूसरों की जो खुशियां हो गई, मैं वही क्यों ना सुनता रहूं। क्यों मुझे उतेड़ा जा रहा है, क्यों मेरे से जाना जा रहा है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। भाई मेरे मन में जो है मेरी मर्जी, मैं नहीं बताता, दूसरे की मर्जी थी, उसने मुझे बता दिया तो ठीक है ना। मैं कौन सा किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, तुम ही मजाक उड़ाते हो सबका, और तुम ही मेरा मजाक बनाना चाहते हो कहीं ना कहीं, जो तुम मेरी मेरी भी जो है मन को उधेड़ कर देखना चाहते हो। तो भाई मैं नहीं चाहता, तो क्या यही इतना ठीक नहीं है कि मैं दूसरों की बातें सुनता रहूं मौन रहकर, मतलब मैं चुपचाप दूसरों की ही सुनता रहूं, तो वो ठीक नहीं है क्या। तो वही तक ही सीमित रहने देते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा का, मेरी भोली आत्मकथा, भोली आत्मकथा अर्थात दुखों से भरी आत्मकथा। तो कवि कहते हैं कि चलो भाई मैंने लिख दी, तो क्या सुनकर तुम भला करोगे, क्योंकि मेरा भला तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई मैं तो दुखों से भरा था मेरा जीवन। तो क्या मेरे जीवन में जो चीज बीत चुकी है उसको क्या कोई बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता ना। तो यहाँ कवि पाठकों मतलब जो उनके रिश्तेदार थे ना, जो उनको बोला करते थे कि भाई तुम अपनी आत्मकथा लिखो, तो वो उन्हीं को प्रश्न करके बताइए कि क्या तुम मेरा भला कर सकते हो, मेरी सुनकर, मेरे जीवन को जानकर, जीवन अर्थात आत्मकथा, तो क्या तुम मेरे आत्मकथा को जानकर तुम मेरा भला कर पाओगे, मेरी भोली आत्मकथा। ठीक है, तुम भला कर पाओगे मेरी भोली आत्मकथा का। मेरी 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 आत्मकथा में क्या होगा, जैसे जैसा कवि का जीवन बताया गया, बिल्कुल सादा। तो वो जो सादगी से भरा है, वो जो भोली आत्मकथा है, क्या तुम उस भली आत्मकथा का, भोली आत्मकथा का तुम भला कर पाओगे, तुम उसका अच्छा कर पाओगे। कहीं कहीं कोई भी नहीं कर सकता, जो हो गया वो तो हम नहीं बदल सकते, बस हाँ जान सकते हैं आपकी बात। ठीक है, अगर एज अ पाठक या उनके रिश्तेदारी, उनके दोस्तों की तरफ से अगर मैं कहूँ, तो हाँ हम केवल सुन सकते हैं, हम केवल उनकी बात को जान सकते हैं, पर हम उनका भला कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जीवन में बहुत पहले ही घटित हो चुका है। अभी समय भी नहीं, थकी हुई सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय नहीं, समय भी नहीं, अर्थात कभी बताने नहीं चाहते, तो वही नहीं शब्द को पकड़ लेते हैं हम कि अभी भी नहीं, मतलब अभी समय भी नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा बताऊं, मैं अपने दुखों को बताऊं। क्यों, क्योंकि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरी मौन व्यथा, मेरा मौन दुख, जो दुख मैंने किसी को भी नहीं बताया। मौन मतलब बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप, जो ना बोले वो मौन होता है। ठीक है, तो कवि बताते हैं कि मेरी जो दुख है वो सोए हुए हैं। अर्थात क्यों सोए हुए यहाँ पे कवि ने कहा है, क्योंकि कवि ने कभी किसी को बताया नहीं कि मेरे दुख क्या है, क्योंकि उन्होंने लिखे नहीं, किसी को पता ही नहीं चले। तो कवि बताते हैं कि भाई मेरे जो दुख है ना वो सोए हुए हैं, वो मौन है, क्योंकि वो किसी को बताए नहीं गए, तो उन्हें सोया ही रहने दो। ठीक है, अभी ये कोई समय नहीं आया कि मैं किसी को बताऊं, क्योंकि कवि का मन नहीं है आत्मकथा लिखने का। तो वो यही कहते हैं कि भाई अभी समय नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता, और मेरी जो व्यथा है, वो दुख है, वो सोए हुए हैं। तो अगर मैंने उनको लिखा, अगर मान लो कवि अपने दुखों को लिखने बैठते, तो क्या होगा, उनका मन भी और उदास होगा। वो अपने दुखों को खुद लिख रहे हैं कि मेरे मेरे ऊपर क्या क्या चीजें बीती हैं, मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ है मेरे जीवन में। ठीक है, अगर वो उसको लिखने बैठेंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा उदास हो जाएंगे, वो और ज्यादा जो है हर्ट होंगे, उनको बुरा लगेगा कि मेरे साथ इस समय पे ये हुआ था, इस समय पे ये होता, मेरे साथ इसने बुरा किया था, उसने बुरा किया था। वो चीजें लिखूंगा अगर मैं, तो तकलीफ तो मुझे भी होगी ना। तो मेरी जो वो मौन कथा है, जो मैंने नहीं कही है, उसे सोता ही रहने दो। वो थकी सोई, अर्थात वो थकी हुई है, वो सोई हुई है, वो मौन है। जब आप सोते हो तो आप मौन होते हो, जब आप थकते हो तो आप बोलने की इच्छा नहीं होती। तो वैसे ही उनका जो दुख है वो सोया हुआ है, वो थका हुआ है, उसको मौन ही रहने दो, ऐसा कवि कहते हैं। इसी कारणवश वो जो है आत्मकथा नहीं लिखते कि मेरे दुख है, मेरे लिए ही और बड़ा बवाल हो जाएगा अगर मैंने उनको लिख दिया, क्योंकि मेरे लिए वो लिखना भी बहुत कठिन हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले। दूसरों को मेरे दुख से क्या ही सुख मिलेगा, तो किसी को कुछ ना ही पता चले तो बेहतर है। तो इसलिए कवि जो है यहाँ पे आत्मकथा को बिल्कुल नकार देते हैं कि मुझे नहीं लिखनी।